हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और ये आपका नेक्स्ट पेपर आज का स्टार्ट हो गया है, जो है 14/11/2019 का। ठीक है, तो जो भी पेपर मुझे मिलते जा रहे हैं उनको साथ साथ सोल्व कराते जा रही हूँ, स्पेशली फॉर DSSB PRT पार्ट बी प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैंने थोड़ा सा एक चेंज किया है। आज से जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं 10 क्वेश्चंस ही लूंगी, 10 क्वेश्चंस करके लूंगी, और कोशिश करूंगी आपको बिल्कुल रेगुलर मिल जाए वीडियोस। और दूसरी चीज एक मैंने ऐड की है इसमें कि इन 10 क्वेश्चंस के साथ मैं किसी एक टॉपिक की थ्योरी क्लास भी लूंगी, मतलब एक टॉपिक के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आप इस चीज को भी देखें, है ना, थोड़ा सा जो भी है। तो आज मैं जो थ्योरी लेने वाली हूँ वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्योंकि ये आपके एग्जाम पेपर जो है इसमें टॉपिक्स कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी उन्हीं में से एक टॉपिक निकाल लूंगी और वो आपको कराती जाऊंगी। इससे क्या होगा कि हमारे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे आपके, और आप चाहें तो उनका साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज 10 क्वेश्चंस करेंगे, प्लस में आज हम करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पढ़ाई थोड़ी सी। तो अपनी कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाना। 10 क्वेश्चन के बाद आपकी ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्लास भी होगी, मतलब इसी वीडियो के अंदर। ओके, सो एक नया चेंज है मेरी तरफ से, क्योंकि आपका DSSB एग्जाम क्लोज है, PRT वाला होने ही वाला है, मतलब होगा ही ऑब्वियसली, तो उसको आप प्रायोरिटी बेसिस पर रखें। और अलग से थ्योरी फिर टॉपिक सोचो, फिर ये सोचो, इसमें थोड़ी मैं सच कहूँ तो मेरा टाइम भी कम लगता है। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि क्वेश्चन से डायरेक्ट मैं टॉपिक निकाल के आपको समझाऊंगी तो ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज dash are defined as the system that controls through its organizations or legal or legitimate use of force। मतलब कौन सी ऐसी एक प्रणाली है जिसको आप कह सकते हैं जो अपने संगठनों और बल के कानूनी या वैध उपयोग के माध्यम से नियंत्रित करती है, किसी भी चीज को नियंत्रित करती है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे साइकोलॉजी में पूछे जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, सोशल सिस्टम जो है हमारा, उसके अंदर आता है। क्योंकि ऐसी चीजें एजुकेशन को बहुत अफेक्ट करती हैं और उन पर बहुत प्रभाव डालती हैं अपना। तो आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ओके, तो कौन सा सिस्टम होगा वो? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा, इकोनॉमिक होगा, सोशल होगा, या फिर पॉलिटिकल होगा? आंसर कीजिए अगर आपको आता है तो, वरना मैं आपको आंसर बताऊंगी। देखो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि राजनीतिक संस्था या संस्थान, जो भी कह सकते हो आप। क्यों ऐसा है? रिलीजियस होगा नहीं, क्योंकि ये लेजिटिमेट नहीं करा सकता, मतलब ये वैध रूप से किसी चीज को फोर्स नहीं कर सकता है, तो रिलीजियस होगा नहीं। इकोनॉमिक भी नहीं कर सकता भाई, उसके पास भी ऐसी पावर नहीं होती कि वो वैध रूप से कुछ करा सके। उसके बाद है सोशल इंस्टीट्यूशंस, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस भी आपके इनफॉर्मल होते हैं, वो फॉर्मल्स नहीं होते हैं। ठीक है, मान लो आपके गांव की कम्युनिटी है या फिर आपके कॉलोनी की कम्युनिटी है, तो उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि फोर्स का यूज करके किसी चीज को करवा सके। ये पावर होती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के पास, जैसे कि आपकी लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, ये सारी चीजें होती हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, ये सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो लीगल और लेजिटिमेट तरीके से अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर वीक फॉर अ टीचर? ठीक है, आज हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि RTE के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो ये एट द एंड ऑफ द उसमें वीडियो में कराऊंगी थोड़ा सा आपको, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिले क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है पर वीक फॉर अ टीचर, यानी कि एक टीचर एक हफ्ते में कितने मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, मतलब 45, 35, 52, 48 में इनमें एड ऑन हो सकता है, जो भी आंसर है, लेकिन उतने तो पढ़ाने हैं। तो बताइए अगर आपको आंसर पता है तो। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो रीट के पेपर होते हैं, मैंने देखा था उसके पेपर मैंने कुछ 1-2 कराए थे पहले, तो इनमें बहुत पूछा गया था ये क्वेश्चन ना, बार बार रिपीट हो रहा था इस तरह का क्वेश्चन। तो ये आपका टैट के एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 आवर्स जो है उतने का पर वीक जो है एक टीचर को पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर वो इतना नहीं पढ़ा रहा है तो ये राइट टू एजुकेशन की अकॉर्डिंगली नहीं होगा। ठीक है, तो 45 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड
इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। पहला है अफेक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व्स इमोशंस एंड फीलिंग्स, मतलब अफेक्टिव लर्निंग जो है उसमें इमोशंस और फीलिंग्स वगैरह की बात होती है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग यानी कि भेदभाव रूप से सीखना जो है, इसमें कंसेप्ट लर्निंग होती है। साइकोमोटर लर्निंग स्किल्स हैविंग लार्ज फिजिकल एंड मोटर कंपोनेंट्स की बात होती है, इनकी बड़े भौतिक और मोटर घटकों वाले कौशल। उसके बाद लास्ट है कॉग्निटिव लर्निंग एनेबल्स अस टू फंक्शन एट लो लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि हमें जटिलता के जो निम्न स्तर होते हैं ना, बिल्कुल जहाँ बहुत चीजें बहुत सिंपल होती है, उन चीजों को करने के लिए हमें काबिल बनाते हैं कॉग्निटिव लर्निंग जो होती है। तो ये बताना कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो बताइए, सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में। डोमेन्स आपने सारे पढ़े हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं। थोड़ा बहुत आपको अलग लग रहा होगा एक क्वेश्चन, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, फिर भी आंसर बताइए जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। देखो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा। सबसे पहले अफेक्टिव की बात करते हैं। इसमें इमोशंस और फीलिंग्स की बात होती है, बिल्कुल ठीक है, अफेक्टिव डोमेन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अफेक्टिव यहाँ पे बेसिकली इमोशनल की बात है, ठीक है, इमोशंस वगैरह की बात है। ये थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन गलत है इसकी, प्रभावी शिक्षा लिखा हुआ है, बट ये अफेक्टिव वाला है। आई थिंक इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नॉट श्योर अबाउट इट, हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी को आता है तो कमेंट में लिख देना, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, गलत मैं बताना नहीं चाहती। चलिए कोई नहीं, मतलब अफेक्टिव डोमेन बेसिकली आपकी भावनाओं से, आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। देखो जब हम कंसेप्ट लर्निंग करते हैं ना, तो कोई भी एक कंसेप्ट जो होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत जरूरी होता है डिफरेंट कंसेप्ट्स के अंदर। तो जब आप कंसेप्ट लर्निंग करते हो तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन इज इंपॉर्टेंट, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। देन साइकोमोटर आपका बेसिकली आपकी मसल से फाइन मोटर स्किल्स, इन सारी चीजों से रिलेटेड है, जो स्किल्स आप लोग सीखते हैं। स्किल्स जो होती है, जैसे आप राइटिंग की एक कला है ना, डांसिंग एक कला है, ये सारी स्किल्स ही एक तरह से ये सारी साइकोमोटर के अंदर आती हैं। फिर बात करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग की, तो ये लो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ये बिल्कुल गलत है, ये हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर पाते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट करना क्या होता है, अपनी थिंकिंग पर दोबारा से सोचना, अधिसंज्ञान, मेटाकोग्निटिव थिंकिंग, ये सारी बड़े लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है यहाँ पर। तो लोअर लेवल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपको डाउट है ना तो फिर भी देख सकते हो, दोबारा से मेरा रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन ये कॉग्निटिव डोमेन इसमें आंसर करेक्ट है, जो करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। Which of the following are mental rules of thumb that permits us to make decisions and judgments in a rapid and efficient manner? तो ये पूछा है कि कौन से वो मानसिक नियम है जो हमें बहुत जल्दी से और कुशल तरीके से निर्णय लेने में निर्णय करने या फिर निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। तो कौन सा तरीका है इसमें से ये बताना है आपको, मतलब ये बताइए कि कौन सा है इसमें, करेक्ट ऑप्शन बताना। चलो आप बताओ सबसे पहले। सो देखिए, इसमें इलेबोरेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि बढ़ाकर आपने किसी चीज को विस्तारित कर दिया, तो वो चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट की बात होगी। फिर फ्रेमिंग भी नहीं होगा, फ्रेम करना ना किसी चीज को, बनाना किसी चीज को, वो भी यहाँ पे नहीं होगा। अब बचा आपके पास ऑप्शन आलोचनात्मक सोच और ह्यूरिस्टिक। देखो आलोचनात्मक सोच क्या होती है, बेसिकली आप किसी चीज के बारे में क्रिटिकली सोच रहे हो, उसके नेगेटिव्स को, उसको पॉजिटिव्स को, सब चीजों को ध्यान में रखकर आप कुछ कर रहे हो, है ना, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा ऑप्शन यहाँ पर ह्यूरिस्टिक होगा। ह्यूरिस्टिक मेथड को रूल ऑफ थंब भी बोलते हैं, बेसिकली इसको शॉर्टकट्स भी बोलते हैं, मतलब मेंटल शॉर्टकट्स बोला जाता है, मेंटल शॉर्टकट्स, ठीक है, मेंटल शॉर्टकट यानी मानसिक रूप से जो शॉर्टकट्स हम अपनाते हैं। बेसिकली ह्यूरिस्टिक में होता क्या है, एक तरह की डिस्कवरी है जहां पर टीचर जो है किसी प्रॉब्लम को बच्चों को देता है और बच्चों को खुद डिस्कवर करनी होती है उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनको टाइम बाउंड काम दिया जाता है और उनको मतलब बिना रुके उनको कॉन्स्टेंटली यहाँ पर काम करना पड़ता है, तो इसीलिए प्रोसेस जो है बहुत ही रैपिड होता है, उनको फटाफट से डिसीजन लेना होता है, जजमेंट करना होता है इस चीज का, तो इसलिए बहुत ही इफेक्टिव मैनर में काम करता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड जो है इसी को हम बोलते हैं रूल ऑफ थंब भी कह लीजिए, या फिर इसके कुछ रूल ऑफ थम्स होते हैं, या फिर मेंटल शॉर्टकट्स भी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही रैपिड डिसीजन मेकिंग और जजमेंट्स करने के लिए बहुत ज्यादा कारगर मेथड होता है, एक तरह की डिस्कवरी मेथड है। नेक्स्ट है हु डिफाइंड कल्चर एज ए कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, लॉ, मॉरल्स, कस्टम्स। ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आप
मैं कहूंगी कि एक तुक्का ही है आपके लिए कि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आ गया, नहीं पढ़ा तो नहीं आया, वो वाली बात होती है। क्योंकि अगर डेफिनेशन आ जाए किसने क्या डेफिनेशन दी है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़ जाता है। हालांकि इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। E.B. टाइलर जो थे उन्होंने ये दी थी डेफिनेशन। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि भाई एग्जैक्टली नहीं पता होता है ना एक्चुअली चीजों का, तो यहाँ पे प्रॉपर एक उनका कोटेशन दिया हुआ है तो वो है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार जब आप बुक्स पढ़ते हैं, तो कई बार अगर आपको डेफिनेशंस मिलती है तो उनको नोट कर लिया करो विद साइकोलॉजिस्ट का नाम, ओके। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। टेलर ने ये डेफिनेशन दी थी कल्चर के बारे में कि ये एक जटिल समग्रता के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें ज्ञान, विश्वास, कानून, नैतिकता, रीति रिवाज और किसी भी अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल होती है। कोई भी अन्य आदतें और क्षमताएं शामिल होती है जो एक व्यक्ति द्वारा समाज के सदस्य के रूप में हासिल की जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। तो इनमें से कौन सा एक लर्निंग मटेरियल नहीं है ये बताना है। सबसे पहला है विजुअल मटेरियल, जो हम देख कर समझ सकते हैं। इसमें आपकी पिक्चर्स भी आ सकती हैं लैपटॉप पर, जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो विजुअल्स आपके सामने आ रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर पिक्चर और ऐड कर दूं तो उससे भी आपको विजुअल्स दिखाई देंगे, तो ये भी एक तरह का लर्निंग मटेरियल है। फिर है टेक्टाइल। टेक्टाइल मीन्स व्हाट, जो आप टच करके कुछ देख सकते हो, है ना। जैसे अबेकस है उसको भी टच करके आप लोग कर लेते हो काम को, या फिर जो ब्रेल है हमारी, ब्रेल जो होती है जिसको टच करके जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं वो उससे करते हैं, तो ये भी एक तरह का मटेरियल होता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि ICT, तो ये तो होता ही है। मेकिंग यूज ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो ये भी एक टीचिंग एड होता है, एक तरह का लर्निंग मटेरियल है। सपोज आप साइड के फील्ड में चले गए, फार्म में चले गए, तो ये भी एक टीचिंग एड है। तो सारे होंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे ही यहाँ पे होंगे। सो वो सारे ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो कौन से इनमें से इंक्लूसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा के बेनिफिट्स बताना है। द स्कूल एटमोस्फियर कैन बी मेड स्ट्रिक्टर, मतलब कि बहुत ज्यादा सख्त हो सकता है इससे स्कूल का एटमोस्फियर। ये एनकरेज करता है बच्चे को कि वे अपनी फैमिली के साथ रहें और कम्युनिटी में शामिल हो जाए। इट कैन हेल्प ब्रेक द साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन। इससे पॉवर्टी की और जो एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन जो हम बहिष्कार कर देते हैं कई लोगों का, तो उसकी प्रॉब्लम जो है ये इसकी साइकिल टूटेगी एक तरह से, इसकी चेन जो है ना ये चलती जा रही है जो चेन, इसमें ब्रेकेज आएगा एक तरह से। तो देखो भाई इससे स्कूल का एटमोस्फियर बहुत स्ट्रिक्ट बन रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एटमोस्फियर स्ट्रिक्ट नहीं बन रहा बल्कि बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगी फ्लेक्सिबल बनता जा रहा है, लचीला बनता जा रहा है। तो ये तो होगा नहीं, तो 1 वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। बचे ए और बी, यानी कि सेकंड और थर्ड या फिर थर्ड। अब देखो सेकंड क्या है कि इससे बच्चा जो है फैमिली के साथ और कम्युनिटी के साथ रह सकता है, मतलब रहने के लिए प्रोत्साहित होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बहुत जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, जैसे विजुअली चैलेंज है, जो हियरिंग प्रॉब्लम्स है जिनको, कई बार पहले क्या होता था कि उनको उनके लिए अलग से हॉस्टल से कुछ बना दिए जाते थे जहां पे वो रहते थे, लेकिन अब इनको मौका मिला है कि अपने फैमिली के साथ और कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। अगर ये इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू स्कूल्स में जा रहे हैं, नॉर्मल स्कूल्स में जा रहे हैं जो सभी के लिए है, तो ये एक तरह से कम्युनिटी में भी शामिल होगी दूसरी वाली। इट कैन हेल्प ब्रेक द साइकिल, बिल्कुल गरीबी की और एक्सक्लूजन की जो चीज है वो उतरे इससे कम होगी, क्योंकि इनके कुछ राइट्स हैं, चाहे वो गरीब बच्चा हो चाहे वो अमीर बच्चा हो, ठीक है, इनके कुछ राइट्स हैं जिनका आप कोई हनन नहीं कर सकता है। और एक्सक्लूजन तो ऑब्वियसली इंक्लूजन का बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये भी कम होगा ही होगा। सो सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से कौन से प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इनमें थोड़ा सा आपको सोचने में टाइम चाहिए। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आप सभी ने पढ़े होंगे, है ना। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि टूट जाएगी। देखो जो होल ह्यूमन डेवलपमेंट होती है उन दोनों के पार्ट होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास दोनों पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्रोथ के कुछ अपने फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट से अलग होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकट्ठा आया है, तो आपको कंबाइनली इसको देखना है। तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात होती है, क्योंकि डेवलपमेंट बढ़ती रहती है, कद वगैरह रुक जाता है, लेकिन वैसे डेवलपमेंट होती रहती है, इमोशनल, सोशल, हर तरह की। अनप्रेडिक्टेबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स,
इंटर रिलेशनशिप का मतलब है कि आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, आपकी सोशल डेवलपमेंट होगी, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट होगी, ये सारी जो है इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़ी हुई है बिल्कुल, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप है, इनके बीच अंतर संबंध है, तो बिल्कुल ठीक है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इसका गलत होगा, क्योंकि प्रिडिक्टेबल होती है डेवलपमेंट, एक पैटर्न होता है जिसको फॉलो करके हम ये देख सकते हैं कि इस बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। तो प्रिडिक्टेबिलिटी है, यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम डेवलपमेंट को, सो यहाँ पर ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल गलत होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे, फर्स्ट और थर्ड, तो ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये बोथ 1 एंड 3। तो आपने देखा कि क्वेश्चन को बिल्कुल मतलब आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस एंड गेव थियरी ऑफ साइको एनालिसिस। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर आंसर होगा सिगमंड फ्राइड। फ्राइड की आपने साइको एनालिसिस की थ्योरी पढ़ी होगी पूरी, उनकी इड, ईगो, सुपर ईगो, सब चीजें आपने पढ़ी होगी इसमें, ठीक है। आगे हम लोग और पढ़ लेंगे इस चीज को, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन क्लोज लिंकेज बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। इनमें से कौन सा हेल्प कर सकता है स्कूल और कम्युनिटी के क्लोज लिंक को बनाने में, उन दोनों के बीच घनिष्ठता को देखने के लिए देखना है आपको। पहला है रेगुलर कम्युनिकेशन, यानी कि नियमित संचार होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन भी कई तरह से होती है ना, जैसे एक तो होती है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की, मतलब पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन की, फिर उसके बाद स्टूडेंट की अपने टीचर के साथ, फिर टीचर की पेरेंट के साथ, ठीक है, प्रिंसिपल की टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल की बच्चों के साथ, प्रिंसिपल की पेरेंट्स के साथ। ये सारी कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन रेगुलर होनी चाहिए, मतलब इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप एक क्लास की टीचर हैं और आपके 40 बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो ऐसा नहीं है कि साल भर कोई पेरेंट मिलने ही नहीं आया, है ना, पीटीएम्स वगैरह भी होती है, तो एक रेगुलर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। टीचर्स गाइडिंग एंड एडवाइजिंग पेरेंट्स, तो ये अगर रेगुलर कम्युनिकेशन होगी तो ये सेकंड पार्ट अपने आप में हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चंस। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, वो है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट। मैंने ज्यादा लिखा नहीं है क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो उसकी वजह से ही मैं आपकी वीडियोस प्रॉपर नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि वो ही 1-1.5 घंटा ले जाता है लिखने वगैरह का टाइम जो होता है, स्लाइड सेट करना और ये सब। तो इसीलिए डायरेक्ट मैं बोल के आपको पढ़ाऊंगी, आप लोग जो है अपने नोट्स खुद बनाइए, वो बेटर है। ओके, थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, अपना राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, सबसे पहले कि बिल्कुल फ्री है ये एक्ट, ठीक है, यानी कि ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का दावा करता है। मतलब ये एक प्रॉपर राइट हो गया है बच्चों का, एक फंडामेंटल राइट हो गया है, जिसको कोई भी स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट या जो भी है, स्टेट वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकती है, वो इसको देने से मना नहीं कर सकती है। आर्टिकल 21A, ठीक है, आर्टिकल 21 जो है वो आप सभी को पता है कि ये अधिकार जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर जो है ये राइट टू लाइफ का जो अधिकार है, इसी के अंदर 21A आ गया है। 21A क्लियर कट ये कहता है कि हर बच्चा जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पाने का अधिकारी है। 6 से 14 साल तक का बच्चा, उनका मौलिक अधिकार है। और आपको पता है कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट रिट लगा सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे के अधिकारों का यहाँ पर हनन हो रहा है, उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, कोई भी है, उसको वंचित किया जा रहा है शिक्षा में मतलब शिक्षा देने से उसको वंचित किया जा रहा है, तो वो प्रॉपर अपनी यहाँ पर रिट जारी करवा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सभी की है, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो पेरेंट्स की हो। इन तीनों को इंश्योर करना है कि इनका 6 से 14 साल तक का बच्चा जो है, मतलब स्टेट में रहने वाले बच्चे, सेंटर तो अपनी ऑब्वियसली पूरे नेशनल लेवल पे देखेगा, और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो इन बच्चों को जो है वो स्कूल में एंटर कराएंगे, ठीक है, स्कूल में बिल्कुल इनको एंटर कराएंगे। अब देखिए 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो ये कहता है कि जो हर बच्चा जो है उसका जो राइट टू एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट होगा पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर एक फंडामेंटल राइट होगा पार्ट 3 के अंदर, लेकिन इसको बाद में बिल्कुल कंपल्सरी कर दिया 21A के द्वारा। ओके, तो ये चीज है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, जो फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, वो क्या था इस एक्ट को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहले राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट आई थी 19
1990 में, ठीक है। वो इसका एक आप कह सकते हो बेस है इस आर्टिकल का। तो राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1990 में इस आर्टिकल से रिलेटेड, मतलब इस पूरे राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड आई थी सबसे पहले। उसके बाद फिर काफी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और अदर्स को लेकर, वो जजमेंट था। उसके बाद उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इजीली बोला था कि भाई ये फंडामेंटल राइट होगा जो आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, जो एजुकेशन का एक्ट का जो राइट होगा। उसके बाद एक तपस मजूमदार कमेटी बनी 1999 में, ठीक है। तपस मजूमदार कमेटी आप लोग लिखते रहे ना भाई, ठीक है। वो भी ये थी कि भाई देखो कि इसको कहाँ किस तरह से एंटर किया जा सकता है राइट टू एजुकेशन एक्ट को। 6 से 14 साल तक का मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर ये आता है, इसको भी आपको याद रखना है। ओके, अब हम थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो है कुछ फीचर्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो वही जो मैंने आपको बताया कि जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे होंगे उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यहाँ पर देगा, ठीक है। उसके बाद 21A के अंडर आएगा। थर्ड है कि यहाँ पर 25% रिजर्वेशन है। अब 25% रिजर्वेशन किसके लिए है? वो है बेसिकली आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए या फिर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जो होते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम है उसके लिए ऑब्वियसली इनको एक इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना पड़ेगा। और देखिए देखने में ये भी आया है, जब ये राइट टू एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई थी तो ये देखने में आया कि जो EWS वाले लोग हैं इनको बेनिफिट ना मिलके कुछ इनसे अपर मतलब जो इस कैटेगरी में नहीं आते वो लोग भी इस रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि 25% रिजर्वेशन ये प्राइवेट स्कूल्स में है बेसिकली। अब प्राइवेट स्कूल्स में 25% रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स आपको पता है कि बहुत हाई फीस होती है और हाई फीस के अलावा पूरा साल भर वो लोग इतना खर्चा करवाते हैं कि एक गरीब इंसान वैसे भी झेल नहीं पाता। तो बेसिकली प्राइवेट स्कूल जानबूझकर जो है किसी और का इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर या कुछ पेरेंट्स के साथ डील करके उनको एंटर दिला देते हैं। तो ऐसी चीजें भी हुई है यहाँ पर। लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप में आपके SC STs भी आते हैं जो सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं, सोशली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं जिनको सामाजिक रूप से वंचित किया गया है काफी चीजों से, वो भी इसके अंदर आएंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी थर्ड चीज। अब फोर्थ चीज क्या है कि यहाँ पर आपका जो एडमिशन होगा वो एज अप्रोप्रिएट होगा, यानी कि अगर मान लीजिए 5 साल का बच्चा फर्स्ट में जाने लायक है तो उसका फर्स्ट में एडमिशन होगा। अगर 7 साल का बच्चा थर्ड में जाने लायक है तो उसको आप थर्ड में ही लेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम तो इसको ये तो पहली बार स्कूल आया है इसको हम फर्स्ट में डालेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये राइट टू एजुकेशन एज अप्रोप्रिएट एडमिशन की बात करता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजों की बात करता है, प्यूपल टीचर रेशियो की बात करता है। यहाँ पर अगर हम 1st to 5th की बात करें तो यहाँ पे 1:30 का रेशियो रखा गया है। और अगर हम 6 ऑनवर्ड्स बात करें यहाँ पे 6 to 10th की, तो 6 to 8th की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली अपर प्राइमरी में रेशियो रखा गया है 1:35, यानी कि एक टीचर पर यहाँ पर 30 बच्चे हैं प्राइमरी में, जबकि अपर प्राइमरी में 1 पर 35 बच्चे हैं। इस चीज को याद रखना। और तीसरी और एक और बात है नो डिटेंशन पॉलिसी, ठीक है। आप किसी को फेल नहीं कर सकते हैं, ये भी इसी के अंदर आया था। लेकिन इसको अब रिमूव कर दिया गया है। यस, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपकी नो डिटेंशन पॉलिसी थी, नो डिटेंशन पॉलिसी थी, इसको एक चाइल्ड टू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 में, उसके द्वारा जो है इसको रिमूव कर दिया गया है। वैसे एक मतलब अभी इस पर प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनी है लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया है, ये याद रख लेना। जो ओरिजिनल एक्ट था उसके अंदर नो डिटेंशन पॉलिसी थी कि आप डिटेन नहीं कर सकते किसी बच्चे को, फेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो 2019 के अंदर एक एक्ट आया है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट 2019, उसमें इसको रिमूव कर दिया गया है। ओके, ये थोड़ी सी हाईलाइट है। उसके अलावा आप फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, आप फिजिकली हरास नहीं कर सकते, मेंटली हरास नहीं कर सकते। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो होती है, शारीरिक दंड, आप बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देंगे। इवन बच्चे को जो घूरना है वो भी नहीं करना है। और एक और चीज है कि यहाँ पर कैपिटेशन फी वगैरह नहीं ली जाएगी। अगर मान लीजिए कोई सी बच्चे के पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी उसको ऐसे एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा। इस तरह की कुछ यहाँ पर चीजें हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टीचिंग के वर्किंग आवर्स जो है वो टोटल 45 आवर्स है पर वीक, ठीक है, पर वीक की बात है ये। इसके अलावा एक दो चीजें आपको और बता देती हूँ कि जो 1st to 5th है, 1st to 5th क्लास है, वो उनके लिए होंगे 200 घंटे, मतलब बेसिकली 200 दिन, सॉरी घंटे बोल रही हूँ, 200 डेज उनको पूरे साल में आना जरूरी है। मतलब ऑब्वियसली 1 मीटिंग, जैसे कि एक दिन होता है उसको काउंट कीजिए, एक दिन में 2 मीटिंग्स होती हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, तो उस हिसाब से तो 400 हो गया, लेकिन वैसे 200 है।
और अगर हम बात करें यहाँ पर 6 to 8 की तो यहाँ पर है 220। ओके, 1st to 5th जो है वो 200 है और 6 to 8 की बात करें तो वो 220 आएगा यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम 1st to 5th की बात करें कि इनके कितने इंस्ट्रक्शनल आवर्स हैं, यानी कि कितने शैक्षिक वर्ष में टोटल कितने निर्देशात्मक घंटे हैं जिसमें टीचिंग होगी, तो वो ये इनके हैं 800। ऐसे याद कर लो, अगर 200 दिन आना है तो 4 गुना इनके इंस्ट्रक्शनल आवर्स होगी। और अगर हम बात करें 6 to 8 की तो इनके हैं 1000। ठीक है, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 200 दिन है इनके और 800 घंटे जो है पढ़ना है जरूरी है इनको, और इनके 220 है और 1000 घंटे हैं, मतलब ये ओबियसली स्कूल पर डिपेंड करता है। और टीचर के लिए है 45 आवर्स। सो आई होप कि ये थोड़ी बहुत चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और चीज है एसएमसी के बारे में कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी हर स्कूल की, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, तो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगी, ये आप देख लेंगे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मिल जाएगी आपको, डीएसएसबी की देख लेना है, साइकोलॉजी और पेडागोजी की जो है लिस्ट उसमें देख सकते हैं आप। और अगर हम दूसरी चीजों की बात करें तो जैसे कि एक तो चीजें मुझे और आपको बतानी थी, इसमें मुझे याद नहीं आ रही। यस, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों गवर्नमेंट जो है इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दी गई है, मतलब लोकल लेवल पर जो है लोकल गवर्नमेंट एजुकेशन में, जैसे ये आपके एमसीडी आती है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, ये एक लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। तो एमसीडी के अलग स्कूल्स रन कर रहे हैं, आपको पता है, तो इनके पास भी काफी पावर है, अपने स्कूल्स खोल सकते हैं, वहां का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई है। अगर मान लीजिए देखो दिल्ली तो गांव में नहीं आता, लेकिन बाकी स्टेट्स जो है वो गांव के अंदर आते हैं, तो वहां पे प्रॉपर ग्राम पंचायतें हैं, उनको भी फंड्स वगैरह दिए जाते हैं एजुकेशन के लिए। इवन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए, मतलब इस एक्ट के लिए प्रॉपर प्रोविजंस करेंगी, वो चाहे किस लेवल पर करे, फंड्स अरेंज करना है जो भी है वो इनको यहाँ पर उनकी ड्यूटी होगी। सो ये राइट टू एजुकेशन के बारे में प्रॉपर बहुत सारे फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपने नोट्स वगैरह सब कुछ बना लिया होगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। शॉर्ट में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब नोट मेकिंग का काम जो है वो आपका है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगी उसमें भी सेम होगा, 10 क्वेश्चन प्लस 1 टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक लूंगी जिसके बारे में आपको बताऊंगी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्ञान IQ।